नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। 3000 साल पुरानी आयुर्वेद की धरोहर को कुछ लोग नए सिरे से आज की जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं। और भारत ही नहीं, दुनिया भर में आयुर्वेदिक स्टार्टअप्स अलग अलग कैटेगरीज में बिजनेस की जड़ें मजबूत करने में लगे हैं। आयुर्वेदा बैक्ड विमेन्स हेल्थ केयर ब्रांड गाइनोवेदा एक ऐसा ही स्टार्टअप है। कंपनी के फाउंडर्स ने महज 3 सालों में साल दर साल कंपनी के ग्रॉस रेवेन्यू को 3 गुना बढ़ाकर 100 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू रन रेट पर पहुंचाया है। $9.6 बिलियन के ग्लोबल विमेन्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री में गाइनोवेदा की टीम कैसे दिला रही है मिरेक्युलस रिजल्ट्स, जानते हैं इस रिपोर्ट में। विशाल गुप्ता और रचना गुप्ता अपनी खुशहाल जिंदगी में बिजी थे, तभी विशाल को अस्थमा और सोराइसिस जैसी बीमारियों ने घेरा। हर तरह के इलाज बस कुछ समय के लिए राहत दे रहे थे। इन बीमारियों को परमानेंट ठिकाने लगाने के लिए विशाल ने आयुर्वेद का सहारा लिया। इससे बीमारियां तो जड़ से शरीर से बाहर की, साथ ही गुप्ता परिवार को आयुर्वेदिक पद्धति से जीवन जीने की नई राह मिली। और इसी धागे को पकड़ते हुए इस डुओ ने आयुर्वेदा बैक्ड विमेन हेल्थ केयर ब्रांड गाइनोवेदा की शुरुआत की। वर्किंग मदर, बीइंग अ यंग मदर, आई थिंक वो बहुत जल्दी पता चल गया था कि एज अ वुमेन हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते, राइट। और स्पेशली जब हमारी शादी हो जाती है, फिर जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, हमारे हस्बैंड की हेल्थ, हमारे बच्चों की हेल्थ, वो सब बहुत सेंटर स्टेज लेने लगती है और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ वी टेंड टू इग्नोर इट। ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहा था कि कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करना है। एंड जब हमने दोनों ने आयुर्वेदा से ये बेनिफिट पाया, वो एक ऐसा समय आया जहाँ पे रेगुलर जॉब करने में वो खुशी नहीं मिल रही थी और कुछ एक पर्पस, एक किसी की ज़िंदगी में इम्पैक्ट लाना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आई थिंक मोटिवेशनल हो गया था। इन दोनों ने आयुर्वेदिक क्लिनिक में एंजल इन्वेस्टमेंट से काम की शुरुआत की। यहाँ महिला पेशेंट्स की तादाद कई ज्यादा थी। आयुर्वेद ट्रीटमेंट के चौंकाने वाले रिजल्ट्स विशाल और रचना देख ही चुके थे। क्लिनिक में भी इसके कई और उदाहरण देखने को मिले। फिर रिसर्च में कई बड़े खुलासे सामने आए। दुनिया भर में 600 मिलियन महिलाएं मेंस्ट्रुअल इश्यूज का सामना कर रही है और ज्यादातर महिलाएं प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने तक इनका इलाज नहीं कराती। अवेयरनेस, एजुकेशन का बड़ा गैप है। रिसर्च में सामने आए महिलाओं के स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटीज के आंकड़े देख फाउंडर्स ने विमेन हेल्थ केयर पर फोकस तय किया और गाइनोवेदा की नींव रखी गई। भले ही हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेदा बहुत डीप है, लेकिन बहुत ज़रूरी था इस जर्नी में हमें हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर का साथ लेना जो एक्सपर्ट हैं गायनेकोलॉजी में भी, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में भी, और जो विमेंस हेल्थ की एडवोकेट हैं। तो जब हमने सोचा कि हम गाइनोवेदा की जर्नी शुरू करेंगे, तो हमारे साथ हमारी थर्ड पार्टनर हैं डॉक्टर आरती पाटिल, जो एमडी ऑब्स्टेटिक्स हैं और आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो हमारे साथ जुड़ गई और वो हमारी आज गाइनोवेदा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड है। तो जो भी आप मेडिसिन्स देख रहे हैं आज gainoVeda.com पे, उनके सारे फॉर्मुलेशंस हम खुद इन हाउस बनाते हैं। दे आर ऑल FDA अप्रूव्ड, दे आर ऑल GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अप्रूव्ड। ऑथेंटिक, अफोर्डेबल और कंज्यूम करने में आसान मेडिसिन बनाने पर फाउंडर्स ने जोर दिया। साथ ही 1 करोड़ ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लक्ष्य के साथ बिजनेस करने मैदान में उतरे फाउंडर्स ने टेली डॉक्टर्स का सहारा लिया और YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आम हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए एजुकेटिव और अवेयरनेस वीडियो से कंटेंट टू कॉमर्स का बिजनेस मॉडल खड़ा किया। अगर हमको 1 करोड़ लोगों की जिंदगी चेंज करनी है तो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, तो उसको अफोर्डेबल बनाया। मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये महीने के खर्च से आप 6 महीने में, 8 महीने में जो आपकी मेंस्ट्रुअल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे PCOS, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, अब इनफर्टिलिटी जो है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा कपल्स इंडिया में इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कंसीव। वो घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।
इस डिजिटल फर्स्ट ब्रांड को ऑफलाइन में उतरना जरूरी था, क्योंकि इनफर्टिलिटी एक ऐसी समस्या है जिसमें टेली डॉक्टर्स और ऑनलाइन कंसल्टेशन काम नहीं आता है। इसीलिए फिर गायनोवेदा ने फर्टिलिटी क्लिनिक शुरू किए। फर्टिलिटी है वो एक ऐसी समस्या है जिसमें रिपोर्ट्स निकलती हैं, 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पे जांच होती है। वो जांच के बेसिस पे असली मर्ज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो आई थिंक वो चीज़ करने के लिए हमने 3 चीज़ों का मॉडल बनाई। 50 से ज़्यादा पैरामीटर पे आपकी डायग्नोसिस होती है क्लिनिक पे, उसके बाद उसके बेसिस पे आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है जो आप 3 से 6 महीने लेके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने पहले भी कही कि सारा खेला जो है वो लाइफस्टाइल का है, तो डाइट में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का हाइब्रिड मॉडल देश के मेट्रो शहरों से लेकर छोटे शहरों तक पहुंच बनाते हुए 6 लाख महिलाओं की हेल्थ प्रॉब्लम्स आयुर्वेद से सुलझा चुका है। 3 साल में डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर कंपनी को ग्राहकों से बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था। खासकर इनफर्टिलिटी से जुड़ा बिजनेस तेजी पकड़ रहा था। इसीलिए अगले 3 से 4 साल में 30 शहरों में 60 क्लिनिक शुरू करने का प्लान कंपनी बना चुकी है। ये दुनिया में पहली बार हो रहा है जब आप आयुर्वेदा से 15 से 55 साल की उम्र की लड़कियों को जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक कर रहे हैं। तो पहले साल 2 साल हमारी खुद की क्लिनिक्स होंगी जिसमें हम इस प्रोसेस को मास्टर करेंगे। हम एक करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप 10 लाख लड़कियों की ज़िंदगी चेंज कर सकते हो। इसमें विश्वास बढ़ेगा। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है आयुर्वेदा में विश्वास बढ़ाना, और वो विश्वास तभी बढ़ेगा जब हमारे को डायरेक्ट कंट्रोल होगा कि हम किस तरीके की दवाई देते हैं, किस तरीके की सर्विस देते हैं और किस तरीके का फॉलोअप करते हैं। उसके लिए पहले जो 50 क्लिनिक होंगे वो हमारे खुद के क्लिनिक होंगे, ओन्ड क्लिनिक्स होंगे। उससे सीखेंगे। फाउंडर्स ने अब तक 20 से 25 करोड़ का निवेश कंपनी में किया है। हर साल 3 गुना रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज करते हुए महज 3 साल में कंपनी ने 100 करोड़ रेवेन्यू का रास्ता तय किया है। अगले 3 साल में 300 करोड़ रेवेन्यू टारगेट लेकर कंपनी आगे बढ़ रही है। जैसे आप फैक्ट्री में लागत लगाते हैं, वैसे हमने बिजनेस में लागत इन्वेस्टमेंट करी है और उसके सामने एक बिजनेस खड़ा किया है। और आई थिंक 100 करोड़ नंबर को हम रेवेन्यू ना देख के एक अलग नज़रिए से देखें कि ये हमारे लिए एक मैंडेट है भारत का कि हम आयुर्वेद के लिए तैयार हैं और आयुर्वेद से पीरियड प्रॉब्लम ठीक करें, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम ठीक करें। ये हमको भारत बता रहा है कि हम आपके लिए तैयार हैं। पहले फेज में एजुकेशन और प्रोडक्ट इनोवेशन, क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे फ्रंट्स पर ध्यान देने के बाद अब आगे कंपनी तैयार है नेक्स्ट फेज के लिए। इसमें देश के साथ इंटरनेशनल मार्केट में स्केल के प्लान्स कंपनी बना चुकी है। अगर आज मैं फ्यूचर की बात करूं तो हमको 20 कंट्रीज में भी आगे बढ़ना है। तो 1 करोड़ तो इंडिया में करना है और 10 करोड़ इंडिया के बाहर करना है। तो इस लेवल का अगर स्केल गायनोवेदा को अचीव करना है तो उसको क्वालिटी के ऊपर एक कंट्रोल लगेगा, और वो कंट्रोल तभी आता है जब आप फैक्ट्रीज ओन करें। दैट विल बी द नेक्स्ट रीजन वाई आई वुड वांट टू गो फॉर अ फंड रेज। भले ही हमने 2023 में $10 मिलियन की फंडिंग ली है, आगे भी वो फंडिंग लगेगी। वो फंडिंग लगेगी एक्सपेंशन के लिए इन इंटरनेशनल मार्केट एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, विच इज़ हमारी जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। दीज आर द 2 रीजंस व्हाई आई वुड गो फॉर फंडिंग एज एन नेक्स्ट स्टेज। मान के चलते हैं दुनिया की 50% आबादी महिलाएं हैं। अगर इनमें से आधे तक भी आयुर्वेद को पहुंचाना है तो गायनोवेदा जैसे कितने बिजनेस मॉडल्स के लिए मौके हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जल्दी नहीं, जड़ से बीमारी दूर करने वाले प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद को ग्लोबल मैप पर पहुंचा रहा गायनोवेदा इस क्षेत्र में आने वाले बड़े एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल है। कल्पिता पारकर, मुंबई। गायनोवेदा ही नहीं, ऐसी कई दूसरी कंपनियां हैं जो दरअसल महिलाओं पर ही और महिलाओं के लिए ही खास हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं। इस सेक्टर को कहते हैं फेमटेक। यहाँ पर कितना बड़ा पोटेंशियल है, इसी पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। आज एंटरप्रेन्योर और आज हमारी नजर है विमेंस हेल्थ केयर बिजनेसेस पर। वैसे ग्लोबल फेमटेक मार्केट 2020 में $40 बिलियन का था,
जो 13.3% की CAGR ग्रोथ दिखाकर 2025 तक $75 बिलियन तक पहुंचने की क्षमता रखता है। और ये आंकड़े आपको बयां कर रहे हैं कि फेमटेक में कितना पोटेंशियल है नए बिजनेसेस खड़े करने का और उसका सक्सेस रेशियो क्या होगा। वैसे इस स्पेस में फाउंडर्स टैबू टॉपिक्स को नॉर्मलाइज करने में लगे हैं, जहां पर मेनोपॉज, पेल्विक हेल्थ केयर, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, सेक्सुअल वेलनेस एंड एजुकेशन जैसे मुद्दे सामने उभर कर आ रहे हैं और इन मुद्दे और इनसे जुड़े प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी निकल कर आ रहे हैं। 2022 में लॉन्च हुआ फेमटेक इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाउंडर्स, इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर्स के लिए फेमटेक स्पेस में इनोवेशन, कोलैबोरेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग पर जोर दे रहा है। इस समय फेमटेक का लेटेस्ट सिनेरियो क्या है, बिजनेसेस की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं और अगर यहाँ पर कोई बिजनेस खड़ा कर भी रहा है तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज जुड़ रही हैं नवनीत कौर, जो फेमटेक इंडिया की फाउंडर और CEO हैं। नवनीत, स्वागत है आपका। मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगी, ये फेमटेक इंडिया की शुरुआत कैसे हुई? Yes, thank you so much for having me. कोविड के बाद हमने देखा डिजिटल हेल्थ का एकदम से इतना ग्रोथ इंडिया में, एंड फेमटेक इज केटरिंग टू वुमेन्स हेल्थ कैटेगरी एंड पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन व्हिच आर मेंट फॉर वुमेन। एंड हमने दो प्रॉब्लम्स देखा, एक तो इंडिया में अवेयरनेस वाज लैकिंग एंड आल्सो कम्युनिटी बिल्डिंग वाज वेरी रिक्वायर्ड, दैट जहाँ पे एक इकोसिस्टम को लेके आया जा सके, बिकॉज ये कैटेगरी बिल्कुल नया है। जैसे हम एडटेक, फिनटेक देखते हैं, उसका ऑलरेडी बहुत सारा अवेयरनेस है इंडिया में, एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंड पीपल नो अबाउट दैट category exist, right? So femtech बहुत नया term था, तो I really saw the opportunity and need, I mean both things, that we need to build in a strong ecosystem जहाँ पे हम इस category को more awareness कर सके, and I think there were two major problems, awareness, education, and then second is funding. And through our platform we really try to fill this gap, bringing stakeholders, founders, investors together, so we can better for women's health, we can support the ecosystem. Okay, तो आप बेसिकली इकोसिस्टम को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो मुझे एक अंदाजा दे सके कितना बड़ा मार्केट है ये, क्योंकि फेमटेक भले ही भारत के लिए थोड़ा सा नया हो, ग्लोबली इसमें काफी कुछ काम हो चुका है, तो इंडिया का कितना पोटेंशियल है फेमटेक में ग्रोथ दिखाने का और नए बिजनेसेस खड़े करने का? Yeah, India अभी तक now the market is approximate 1.3 billion, very huge size. अगर हम Indian population देखें 680 million women, and अगर हम उसमें 50% भी target करते हैं तो we are almost like, which is 8.5 world population in India, is a very big market for femtech and women's health need, and I think we need to support that, the ecosystem. And as I said, that जो awareness है, like femtech category starts from menstruation to menopause, supporting women throughout the life, right? So उसमें बहुत सारी category है जिसमें products और services both आता है, and India being a consumer market, and even looking at the population, products also has a huge potential, which could be more of innovative. When we look at the service model, I think what investors and what we are potentially seeking is, because femtech is women health technology, so maybe more solution which are more with AI based, and also making it more accessible and affordable for everyone, not just in tier 1 city but across India. In fact, ये जो आपने बात की, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली फेमिनिन हाइजीन के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंड इट स्टार्ट्स विद द बेसिक ऑफ मेंस्ट्रुअल कप्स, योर सैनिटरी पैड्स एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी का लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अगर कुछ उदाहरण हमें दे सके। कुछ बहुत कोर मॉडल्स निकल कर आए हैं, जैसे कि निर्मय, जो प्राइमरीली AI का इस्तेमाल करके उन्होंने एक बहुत ही लुक्रेटिव प्रोडक्ट बनाया है जो ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली डिटेक्शन करता है। इस तरह का कितना काम भारत में हो रहा है? Yeah, I think they are doing very innovative. Geeta madam, she started this, and the idea was also to make it, when we go for breast screening, that there's a stigma that women has to go through different process, someone has to touch your body, so they try to cover that through technology, that you have your own privacy, and also making it women more comfortable, right? So Nirmaya is doing amazing work with using the power of technology and AI, making breast screening more accessible
accessible across India for everyone. And when we look at other parts, there are a lot of other platforms. As I said, we have companies from menstruation to menopause, and there is a lot of work happening, which is more of making personalized healthcare for women, which were not existing before. Even if we look at the old structure, like even in Indian household, that we are very dependent on, that our parents has some gynecologist, or when female is getting pregnant, her in-laws take care of that. So I think now women being in charge of their health, and also being having a freedom, and most of women are working women, and that really fills that gap, making personalized solution for women, which is postpartum care. There are a lot of apps in India who are catering to that, then making motherhood journal better. So how women who is working mother, how she can also prioritize her health and overall her well-being, right? Amazing algorithms that women can actually track their hormones. They can book a consultation no matter where you're sitting. Women can seek therapies also, even from their office. So we really, that stigma is the digital gap is like digital health is really filling the gap of the stigma overall healthcare in India, where we were feeling really reluctant going to doctor and seeking and thinking, oh, someone's gonna judge me. So I think that's what technology is doing overall. But yes, of course, if we look at IVF as well, that's also one of the growing market in India. If we look at worldwide as well, and we have so many clinics right now, and there are great solution coming in IVF, which is powered by AI, making it patient data more accessible, more easy. So people who are going through the process, and they can use the power of technology. So clearly options or opportunities कई सारी हैं. It could be primarily service oriented, it could be app based, it could be hardcore AI जो गीता जी ने किया है. लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स की तरफ से कितना इंटरेस्ट आया है, क्योंकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बैक किया जा रहा है, लेकिन फेम टेक की क्या समझ इन्वेस्टर्स में भी बड़ी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? Of course, I think I wouldn't say that, because investor category is male dominated and they are not investing in the category. Of course, I see that all of interest from investors as well. What I feel is, of course, there's less than 2% of funding goes in women's health across the world, not just in India. So I think we need to make business models of women health solutions which are sustainable, or even have to do some market validation that, okay, this is going to work, because as I said, the category is new and we need to kind of prove that sector, which has a potential if we look at the numbers. But how those digital health solutions are, really working in Indian market, because Femtech is still really positioned as a global, because it's whatever working in US might not work in Indian market. So I think there are a lot of culture barriers as well. So investors are also, we see a lot of potential. I personally speak to a lot of people from even from the venture funds, and everyone's looking to invest, and they're looking at great business model, great market potentials, and I think that's also fair, because investors has LP money and they want to make sure that they potentially invest in founders. They also have to look at returns, right? So overall, as I said, market is growing in, and I think now, before, after COVID, the funding came in, it was just like, lot of funding came in the sector, and that really kind of but this year has been tough, Navneet. आप agree करेंगी कि this year primarily funding के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है? No, I mean, funding overall has been slow in all the sectors. I mean, overall, not just Femtech, but Femtech is again very underrepresented sector, and which is why I would say we still have a long way to go, and that's why community building and awareness is so important. No, which is why we are also having this conversation. लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी नवनीत eventually कि देखिए, आप इन्वेस्टर से बातचीत करती हैं, आप ये भी देख रही हैं कि कहाँ पर इनोवेशन किया जा रहा है, कस्टमर रिस्पॉन्स क्या बन रहा है. ये बताइए, इस पूरी वार्ता में 2022 में जब आपकी शुरुआत हुई और हम 2023 के अंत में आ खड़े हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या प्राइमरीली वो एजुकेशन से रिलेटेड चैलेंज है इस समय जो कंपनियां फेस कर रही हैं, जो ये फाउंडर्स फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ और है?
I think also we don't have research, right? So research was not typically done on female overall across the globe. So I think what another thing we are also working on is the white papers, that how big is the market is, how to validate your business models and all that, and also market adaptation. As I said, we live in India and there are a lot of culture barriers all over. So वो पार्ट को देखना है कि जो, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो यूएस में चल रहा है वो सेम बिजनेस मॉडल इंडिया में नहीं चलेगा, बिकॉज culture barriers, or we have to look at different aspect of India, right? Another thing I also feel is all femtech is really positioned as for niche market, which is tier 1 cities, but I think there's a huge potential. We should definitely look at tier 2, 3 cities as well. So I think there are overall factors that which is why the femtech is lacking funding. And I think the another thing, as I said, that having a right business model, which is also quite interesting for investors. Not just the market size is big, but how do you validate the market size is very, very important. And I think that's what make it interesting for investor who potentially looking to invest in femtech. नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू, और मैं उम्मीद कर रही हूँ अगली बारी ऑफ कोर्स जब आपका वाइट पेपर जल्द ही निकलेगा और कुछ और डेटा पॉइंट्स हमारे सामने होंगे कि कितना बड़ा मार्केट और किस तरह की और अपॉर्चुनिटीज को हम टैप कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, इसी के साथ हम लेंगे आप सभी से इजाजत। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।